जय हिंद। वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो आज अपन लोग जो है ना वो पढ़ने वाले हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल पढ़ने वाले हैं अपन लोग आज। और सर्कल में अपन को काफी लिमिटेड चीजें पढ़नी है, तो ज्यादा लंबा जाएगा नहीं। ये आप मान के चलो 2 या 3 दिन लगेंगे इसमें, है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन मान लो। मतलब 6 लेक्चर 40-40 मिनट के, है ना भाई। तो 6 लेक्चर से ज्यादा ये चैप्टर जाने वाला है नहीं। तो सर्कल की सबसे पहले अपन लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सर्कल है क्या, जैसे कि मान लो ये एक है ना भाई, एक ये मान लो मैंने एक कील ठोक दी भाई जमीन में, है ना भाई, एक सरिया गाड़ दिया जमीन में। और इससे मैंने एक बांध दिया क्या भाई, एक घोड़ा या कोई भी चीज बांध दी मैंने, है ना भाई। तो कोई एक घोड़ा बांध दिया और उसको मैंने बिल्कुल ऐसी इस तरीके से बांधा है मैंने, ठीक है ना, कि वो जो है ना टाइट जो रॉड है ना उससे बांधा है मैंने। रॉड से रॉड से बांधा है तो घोड़ा ना तो अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। अब जो घोड़ा चलेगा वो कैसा चलेगा, वो इस तरीके से चलेगा, है कि नहीं। वो इसी तरीके से चल सकता है, मतलब ये वाला पॉइंट तो फिक्स है ही। और उसको मैंने बिल्कुल रॉड से बांध दिया, तो रॉड से वो ना तो आगे आ सकता है ना पीछे जा सकता है। तो वो जिस तरीके से चलेगा वो पाथ क्या होगा आपका, ये होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं जो रॉड है ना, वो रॉड जो है ना उसकी लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। रॉड बड़ी छोटी तो नहीं जाएगी, तो मतलब उसकी लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। तो घोड़ा इस तरीके से चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये उस पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहती है या फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, आप ये कह सकते हैं, या चेंज नहीं होती है, जो भी आप कहना चाहें। तो ये उस पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना भाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। उस पॉइंट यानी कि ये पॉइंट अगर आप इधर ले आएंगे तभी डिस्टेंस वही है, इधर ले आएंगे तब भी डिस्टेंस वही है, इधर ले आएंगे तब भी डिस्टेंस वही है। तो जो फिक्स डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस हो जाएगी सर्कल की, और जो फिक्स पॉइंट है वो हमारा सर्कल का क्या हो जाएगा भाई, सेंटर हो जाएगा। इतना सब लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नया नहीं है। तो डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूँ, मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लो, ठीक है। मैं ज्यादा लिखवाने पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो it is a locus of that point which have a always constant distance from a fixed point, ठीक है ना भाई। और भी आप अपने मन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो ये एच कोमा के ले लिया, क्योंकि ये वेरी करेगा इधर 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 इधर। और इसकी हमेशा इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये वाला पॉइंट आप कुछ भी ले लो, तो जैसे कि मान लो मैंने इसको अल्फा कोमा बीटा ले लिया, ठीक है कि नहीं। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको मैं आर मान लेता हूँ, क्योंकि वो दिख ही रही है कि सर्कल की रेडियस होने वाली है भाई, है ना। क्लियर, वही बात, फिक्स पॉइंट सर्कल का सेंटर हो जाएगा और फिक्स डिस्टेंस जो होगी वो सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो अपन लोग लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको मान लो आप कुछ भी ओ, इसको मान लो आप क्या भाई पी। तो ओपी इक्वल टू में आर दिया ही हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। और हम यहाँ पे ओ और पी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाते हैं, लेकिन स्क्वायर की वजह से जो स्क्वायर रूट था वो खत्म हो गया और इक्वल टू में आर स्क्वायर है ही। तो अपन लोग लास्ट में लोकस जब निकालते थे, मैंने आपको पढ़ाया था कि एच और के की प्लेस पे अपन लोग क्या लिख देते थे, एक्स और वाई। तो वही करना है यहाँ पे, मैं एच और के की प्लेस पे एक्स और वाई रख दूंगा। तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, यही हो जाएगी मेरी सर्कल की इक्वेशन। यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ना वो सेंटर ऑफ दी सर्कल है, सेंटर ऑफ दी सर्कल, ठीक है ना भाई। और जो आर है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना भाई। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको सर्कल में सेंटर पता हो और रेडियस पता हो, तो आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये पूरी स्टोरी हो गई इसकी, ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इफ सेंटर ऑफ सर्कल, इफ सेंटर ऑफ सर्कल लाई एट ओरिजिन, अगर मान लो सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई करे, तो इट मींस आपके जो अल्फा और बीटा है वो क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। मतलब ये 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 रखो अल्फा और बीटा की जगह पे, तो आपकी जो सर्कल की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो अगर यदि सर्कल का सेंटर क्या है भाई, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो आपका जो मतलब सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, काफी सिंपल सी चीज है ना। इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ना भाई। थीटा एंगल इक्वल टू में वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये आपको सब पता होना चाहिए। आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है सब, तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना किसी को भी भाई।
कि सरकमफ्रेंस क्या होती है, एरिया क्या होता है ना भाई, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, आर्क क्या चीज है, ठीक है कि नहीं, ये सबको पता है। और एरिया ऑफ दी शेडेड रीजन जो आपने पढ़ा होगा वहां पे 10th क्लास में, ये सब काफी अच्छे से पढ़ा होगा डिटेल में, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्कल का जो डायमीटर है वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपकी थ्योरम थी एक, आपने पढ़ी होगी ये भी, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चलो मैं कुछ चीजों के डायग्राम बना देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई एक कॉर्ड है, अगर आप इसको सेंटर से कॉर्ड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो एल्टीट्यूड बाइसेक्ट हो जाती है, तो मान लो ये एल है तो ये भी एल होगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड चीज, अगर यदि मान लो आप सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट, तो सेंटर से उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी काय के, रेडियस के, मतलब पी इक्वल टू आर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, सिंपल सी चीज है ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर यदि मान लो, और भी बता देता हूं मैं कि अगर यदि मान लो ये सर्कल जो आपकी कॉर्ड है, जो लार्जेस्ट कॉर्ड है वो डायमीटर होता है सर्कल का, पहली चीज तो ये देखने आप लोग, जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगी ना सर्कल की वो क्या होगी, डायमीटर होगी, मतलब वो सेंटर से ही पास होगी, है ना भाई। और जो डायमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है भाई, ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, सब आपने ये 9th 10th में पढ़ी हुई है ना भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। या आपको लिखना हो तो लिख लो, बाकी आपको ये सब पता हुआ है जो मैंने तीनों डायग्राम बताए, है ना। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हेडिंग डालेंगे अपन लोग नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक क्वेश्चन यहीं से ही आने हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपन पढ़ रहे हैं, और सबसे सिंपल चीज भी यही है, मतलब फ्री फुकट के नंबर लूट लो भैया ना, सर्कल में ऐसी कहानी है, क्वेश्चन आपके यहीं से आने हैं। हालांकि डायमेट्रिक फॉर्म से भी आते हैं, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी आते हैं, ठीक है ना भाई। इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होता, वो इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं ना भाई। तो चलो देखें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, अच्छा है ना, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू में 0, ठीक है ना भाई। ये आपकी क्या होती है, सर्कल की जनरल इक्वेशन, ठीक है कि। और जनरल इक्वेशन जो होती है वो 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई, जो अपन लोगों ने आपने पढ़ी होगी शायद, ठीक है ना भाई, उसकी भी एक कंडीशंस होती है, वो भी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, पहले अपन लोग ये चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या है कि मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा स्किप करके आगे आ गया हूँ। तो अपन लोग जो पेयर की जो स्टोरीज थी थोड़ी सी, वो अपन लोग थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, है ना भाई। तो पहले अपन लोग सर्कल की इक्वेशन को जान ले, उसके बाद में अपन आगे बातचीत करेंगे। तो देखें जरा ध्यान से, है ना भाई। तो ये सर्कल की जनरल इक्वेशन हो जाती है। अगर आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन हो, तो आपको सेंटर, सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालनी है अपन लोग बातचीत करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से, अभी हमने थोड़ी देर पहले सर्कल की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना भाई, आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ी थी सर्कल की इक्वेशन, ठीक है ना भाई। तो उसके लिए अपन लोग यहाँ पे x में भी, इधर भी क्या करेंगे, यही बना लेंगे, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और कंपेयर कर लेंगे अल्फा बीटा से, तो हमें सेंटर मिल जाएगा, और इक्वल टू में जो भी आर स्क्वायर से कंपेयर होगा उससे हमें रेडियस मिल जाएगी, है ना भाई। तो चलो देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली मेथड पे जाऊं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहती है, सिर्फ एक्स एक्स वाली चीजों को देखा, तो इसके हाफ के स्क्वायर को हम ऐड और सपरेट कर देते हैं, ये आपको पता होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। सिमिलरली अभी इन दोनों की बात हो गई, तो इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सपरेट करा, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मुला बनाने वाला हूँ ये वाला, है ना भाई, एक्स माइनस अल्फा के होल स्क्वायर का। ऐसे ही वाई वालों को मैं पहले लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2f(y), तो इधर भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सपरेट कर देंगे, और प्लस सी ऐसे ही क्या था, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई, 0, है ना भाई। तो ये तीनों भाई साहब मिलकर फॉर्मुला बनाएंगे एक्स प्लस जी के होल स्क्वायर का, और ये तीनों मिलकर फॉर्मुला बनाएंगे वाई प्लस एफ के होल स्क्वायर का। और जो बचता है वो क्या बचता है, माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, इसको हम इक्वल टू में ले जाएंगे, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और कितना भाई, माइनस सी, ये दोनों नेगेटिव थे, उधर जाके पॉजिटिव होगा, और प्लस सी उधर जाके माइनस का सी हो गया। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब अपन लोग इसको कंपेयर करेंगे एक्स माइनस अल्फा के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा के होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर से।
तो यहाँ पे हमारे जो सेंटर थे वो अल्फा कॉमा बीटा था, जो हमारा सेंटर था वो क्या था, अल्फा कॉमा बीटा था, हमने स्टार्टिंग में थ्योरी में पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो जी इक्वल टू माइनस अल्फा निकलता है, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना निकलेगा, माइनस जी निकलेगा, है ना भाई। सिमिलरली बीटा इक्वल टू में कितना निकलेगा, माइनस एफ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखूं तो मेरा जो सेंटर है ना वो क्या हो जाएगा भाई, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। मतलब मेरा जो सेंटर है जनरल इक्वेशन में वो ये होगा। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा और शॉर्ट करने का मतलब ये है, देखें आप लोग जरा ध्यान से, मैं इसी चीज को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, माइनस जी आया, हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना भाई। इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना भाई, माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कहां से भाई, यहां से डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, माइनस जी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस जी को मैं लिख सकता हूं माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दो और आगे माइनस लगा दो, आपको माइनस जी मिल जाएगा, है ना भाई। ऐसे ही मैं माइनस एफ को क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस एफ है, मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस के साथ, तो माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा भाई कि आप लोग जो है ना ये चीज ध्यान में रखो, ये चीज ध्यान में मत रखो, माइनस जी कॉमा माइनस एफ मत ध्यान में रखो, आप ये ध्यान में रखो, इससे आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब रेडियस की ओर कंपेयर कर रहे थे अपन, जी अल्फा और बीटा से तो कंपेयर कर लिया जी और एफ का। अब आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा, तो मैं आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, स्क्वायर आएंगे तो अंडरूट लगेगा, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये आपके रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप ऐसे ही ध्यान में रख सकते हैं, ये हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है और प्लस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर है और माइनस सी है, ठीक है ना। या ऐसे भी याद कर लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जी और एफ आपको पता ही होता है कि होता क्या है, ठीक है ना भाई। तो ये पूरी थ्योरी हो गई इसकी, तो आपको इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी, जब जबकि सर्कल जो है वो आपका जनरल फॉर्म में दिया हो, यानी कि इस तरीके का दिया हो। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, जो स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 नहीं बनाते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 नहीं हुए तो क्या वो सर्कल होगा कि नहीं होगा, तो भाई वो ऐसा नहीं है कि सर्कल नहीं होगा, अगर इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो वो सर्कल होगा। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y, है ना, प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन है। अगर दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है, तो फिर सर्कल की इक्वेशन होगी, ठीक है कि नहीं, ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 हो ये जरूरी नहीं है, अगर 2 भी हो गया या 3 भी हो गया, लेकिन दोनों में जो भी आएगा वो सेम आएगा तो फिर वो सर्कल की इक्वेशन है। नहीं तो स्टूडेंट ये सोचते हैं सर 1 होगा तभी सर्कल की इक्वेशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन है ना भाई, दोनों सेम है तो सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट। लेकिन एक और स्टोरी है इधर, और वो स्टोरी ये है कि जब भी आप ये दोनों फॉर्मूले लगाएं तो फॉर्मूले लगाने से पहले आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 कर लें, बस ये ध्यान रखना है आपको। मतलब अगर मैं बोल दूं इस क्वेश्चन में आप सेंटर और रेडियस निकालो, तो पहले आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, उसी के बाद आप फॉर्मूले लगाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर गलत है, और स्टूडेंट यही गलती करके आता है कि वो 2 से डिवाइड नहीं करता यहाँ पे, मतलब आपको पहले इनको 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, बट फॉर्मूला तभी लगेगा जब आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 बना देंगे। और यकीन नहीं आए तो आप लोग भी अभी देखो ना यही वाली गलती करने वाले हो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और आपने बिना कोएफिशिएंट 1 बनाए अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया तो आपका आंसर गलत आना ही आना है, कंफर्म है ये बिल्कुल। और आप सोचोगे कि इतना थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया है जबकि आप गलत होगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, आप खुद देख लेना गलती कर ही दोगे आप में से कुछ लोग यहाँ पर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर अपन लोग, है ना। अब अपन लोग जनरल इक्वेशन लिखते हैं 2 डिग्री में, है ना भाई। तो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, जनरल, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई। ये सभी जो है कर्व्स के लिए होती है, ये सभी कर्व्स के लिए होती है जो मैं जनरल इक्वेशन लिखवा रहा हूँ 2 डिग्री, है ना। वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई
प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू में 0। ये सबके लिए इसके अंदर पता है क्या क्या छुपा हुआ है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी छुपा हुआ है जो अपन लोगों ने नहीं पढ़ा। इसके अंदर सर्कल भी छुपा हुआ है, इसके अंदर कॉनिक भी छुपा हुआ है। कॉनिक मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपैराबोला। तो ये सारी इक्वेशन जो होती है ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से लेके कॉनिक सेक्शन तक, उन सभी की जनरल इक्वेशन इससे रिप्रेजेंट की जाती है। अब आप सोच रहे होगे सर उनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करें कि सर जो है कैसे पता चलेगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, या ये सर्कल ही होगा, या ये इलिप्स ही होगा, या फिर पैराबोला होगा, या हाइपैराबोला होगा। तो इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो अपन इतने डिटेल में जाएंगे ही नहीं भाई, क्योंकि अपने एग्जाम में इतना डिटेल में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। जेई वालों को तो सब में डिफरेंस कराना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो उनको बहुत डिटेल में बिल्कुल घुस घुस के पढ़ाना पड़ता है कि ये क्यों, वो क्यों, सारी चीजें। तो अपने को इतना नहीं पढ़ना, तो अपन यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे एग्जाम में यहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, वो ये बोल देता है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो बताओ इसकी क्या क्या कंडीशन होंगी, है ना भाई। तो ये इक्वेशन अगर सर्कल की है तो उसकी कंडीशन क्या है, तो मैं लिख देता हूँ कंडीशन फॉर सर्कल। तो आप ये वाली इक्वेशन देख सकते हो और उसी से कंडीशन निकाल सकते हो। पहली कंडीशन, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। वन हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हो और नहीं भी। मेन चीज क्या है, सेम होना चाहिए। देखो ये भी सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या कोएफिशिएंट वन है? नहीं है, इसमें सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, पहली कंडीशन के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम आएंगे, यानी कि ए इक्वल टू बी होगा। पहली कंडीशन ये, जिसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है। चाहो तो इक्वल टू बी लिख दो या ए लिख दो। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन, देखो आप सर्कल की इक्वेशन में देखो एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, लेकिन एक्स वाई नहीं आ रहा। मतलब ये वाला पोजीशन नजर नहीं आ रहा होगा आपको यहाँ पे, ये जनरल इक्वेशन में, है ना भाई। मतलब ये हुआ कि एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू में क्या भाई, 0। मतलब एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए। बस ये दो कंडीशन है। तो जो जनरल इक्वेशन, जो टू डिग्री वाली जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी एक्स और वाई में, उनमें अगर यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो जाए और एक्स वाई के इनटू में जो भी है वो 0 हो रहा हो, मतलब एक्स वाई हो ही ना उसके अंदर, अपन सीधा सिंपल सी बात ये भी कह सकते हैं, एच 0 हो गया, मान लो एच 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स वाई 0 हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाए, तो फिर वो सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है ना भाई, सबको बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ठीक है ना, तो चलो अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं। इधर इधर एक बात और लिख देना नोट डाल के इसके जस्ट बाद में, ठीक है ना। नोट डाल के ही लिख देना, लिखो नोट डाल के इस फॉर्मूले के जस्ट बाद में। मैं लिखवाना भूल गया थोड़ा सा, इस फॉर्मूले के जस्ट बाद में आप एक नोट डाल दो। देखो भाई, फॉर यूजिंग दी अबोव फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले कब यूज करेंगे, ये मैं इसकी कंडीशन लिखवा रहा हूँ। फॉर यूजिंग द अबोव फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, coefficient of x square and y square make 1, coefficient of x square and y square make 1। मतलब आपको जो है ना ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं टाइम पे ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या बना लो, 1 बना लो। कई बार ऐसे दे देते हैं 1 की जगह पे 2 आ जाता है, तो सर्कल की इक्वेशन तो है लेकिन फॉर्मूले नहीं लगा सकते आप डायरेक्टली। फॉर्मूले लगाने के लिए पहले आप उसको 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने नोट डाल के लिखवा दिया, उसके बाद फिर आप ये चीजें लिख ही रहे होगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनसे रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इतनी मैंने थोड़ी बता दी। अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मोस्टली, ज्यादातर थ्योरी अब थोड़ी सी देर में आएगी। ये चैप्टर मेरा भाई बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, बट एनडीए वालों के साथ में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है कि पूरा यहाँ पे खुल के नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना, क्योंकि काफी कम पढ़ाना है, बहुत कम पढ़ाना है, ना के बराबर, सर है ना। जितना डीपीपी 11th क्लास, हाँ डीपीपी इकाई की, अच्छा वो फंक्शन की है ना। सर्कल की तो डीपीएस नहीं लगाओ भाई, सर्कल की डीपीएस से 1 लगा लो आप लोग, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है, और नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा।
देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं उनकी अब डीपीएस दे रहा हूँ, बाकी की डीपीएस इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, है ना भाई, अपने एग्जाम में आना जरा सा है और उतने लेवल का भी नहीं आना जितने लेवल पे डीपीएस है। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि डीपीएस लगानी भी है तो 1 लगाओ, है ना, बाकी जरूरत ही नहीं है लगाने की आपको। और इस सर्कल में जो मैं एमसीक्यू दूंगा उसमें भी लेवल 1 सफिशिएंट है, आपको लेवल 2 पे जाने की जरूरत है ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है ना भाई। सर और चलो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में नेक्स्ट। बताया कौन कौन से छोड़ने हैं? अच्छा हाँ, अच्छा लेवल 2 में नहीं बताया मैंने ना, किसी में नहीं लेवल 2 बताया, में नहीं, किसी में भी नहीं किसी बताया में सर, नहीं। डीपीएस में नहीं बताया। अच्छा अच्छा, चलो वो क्या है, मैं ना इस वीक बिजी रहा मैं थोड़ा सा, अभी मैं आज कल में टाइम निकाल के आपको बता देता हूँ, कल बता दूं, है ना भाई, आज मुश्किल लग रहा है क्योंकि थोड़े से काम है आज, कोचिंग्स तो मैंने स्टार्ट की है, उसके लिए थोड़ा सा कुछ मेरे पास में काम है ज़्यादा, कल देख लेते हैं अपन लोग, क्या टाइम मिला तो मैं आज बता दूंगा, लेकिन आज मुश्किल लग रहा है मेरे को। फाइंड इट्स रेडियस, ये आपका क्वेश्चन है भैया ना, फाइंड इट्स रेडियस एंड सेंटर। तो उसने ये बोला कि अगर ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है, अगर ये सर्कल है तो आपको क्या बताना है, रेडियस और सेंटर। उसके लिए पहले आपको ए और बी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, है ना भाई, कहीं से कहीं तक अभी फिलहाल ये सर्कल की इक्वेशन नहीं लग रही, बताओ लग रही क्या नहीं, तो पहले आपको इसको सर्कल की इक्वेशंस के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, और फिलहाल ये इक्वेशन आपको देखो इस फॉर्मेट में नजर आ रही होगी, आ रही है नजर की नहीं आ रही है, और जब भी इस फॉर्मेट में इक्वेशन नजर आए और वो बोले कि ये सर्कल की इक्वेशन है तो हम कंडीशन लगाएंगे सर्कल की इक्वेशंस के लिए, ये दोनों, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशंस के लिए पहली कंडीशन के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, यानी कि इक्वल टू बी, पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए, तो एक्स वाई के इनटू में क्या रहा, ये रहा a प्लस बी माइनस 4, तो a प्लस बी माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन मैंने लगा दी, है ना भाई, पहली वाली थी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए तो कर दिए, दूसरी कंडीशन थी कि एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 कर दिया। अब a इक्वल टू बी दिया है तो यहाँ से अपन लोग वैल्यू रख देते हैं a की प्लेस पे b, तो b प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा 2। अच्छा b2 है तो ab क्या हो जाएगा 2, ये दोनों वैल्यू उठा के अपन लोग वहां पे रख देंगे क्वेश्चन में इधर, तो मेरी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये तो 0 होना ही होना है, रखने की जरूरत ही नहीं है, इधर भी a और b की वैल्यू रख देंगे तो -2x माइनस 2y और -1 इक्वल टू 0। तो क्या मैं डायरेक्टली सेंटर और रेडियस निकाल लूं या कुछ करना है, तो बिल्कुल कुछ करना है, और वो ये करना है कि इनके कोएफिशिएंट 1 बनाने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना आप लोग, फॉर्मूला लगाते टाइम पे बस यही ध्यान में रखना है कि इनके कोएफिशिएंट 1 बनाने हैं, है ना भाई, कोएफिशिएंट सेम है तो सर्कल की इक्वेशन तो हो गई, लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 1 बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आप 2 से डिवाइड कर देंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इक्वेशन ही मिल जाएगी। अब आप निकाल लो सेंटर, तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2, इधर भी माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2। अच्छा ये समझ में आ गया 1/2 1/2 कैसे आया, या फिर बताऊं आराम से, सर रिपीट कर लो सर। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, सेंटर के पहले से, यस सर। ये लाइन तक क्लियर है, ठीक है। सेंटर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने पढ़ाया सेंटर का फॉर्मूला माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, यही पढ़ाया मैंने। इससे क्या होता है, अपने को ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है ना भाई, तो माइनस एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है, तो एक्स का कोएफिशिएंट है -1, तो -1 का हाफ करेंगे तो -1/2, वाई का जो कोएफिशिएंट है